हेलो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखकर ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ फिजिक्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसको इतना आसान बनाया गया है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो और नोट करना स्टार्ट करो। एक अच्छा सा नोट्स बनाओ। लेकिन जो स्टूडेंट नोट करना नहीं चाहते हो उनके लिए भी सुविधा दिया गया है। मेरे वेबसाइट पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जानना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना है। इसमें क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें एक वर्ड आ रहा है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन किससे बना है? क्वांटम। क्या है? एक वर्ड है क्वांटम, जो फिजिक्स में आगे मिलेगा। नहीं, तो इसको समझना है क्वांटम का मीनिंग क्या होता है। तो क्वांटम का मीनिंग होता है मिनिमम। मिनिमम यानी सबसे छोटा वैल्यू। मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटम इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का सबसे छोटा वैल्यू। तो ठीक है, उसको तो समझेंगे नहीं कि क्वांटम का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ। मान लो कि सारी करेंसी बंद हो जाए, इंडिया में जितनी भी करेंसी चल रही है सारी बंद हो जाए, सिवाय 5 रुपया के। 5 रुपया का क्वाइन सिर्फ चले, ऐसा कंडीशन आ जाए। कुछ भी हो सकता है क्या? तो 5 रुपए का करेंसी चल रहा है। 5 रुपया क्या है? सबसे छोटा वैल्यू हो गया, रुपया का सबसे छोटा वैल्यू। यानी कि किसी को तुम दोगे तो सबसे छोटा क्या दोगे? 5 रुपया। ठीक है, तो 5 रुपया क्वांटम हो गया। कोई 5 रुपया मांग रहा है तो कितना क्वाइन दोगे? एक क्वाइन ना। अगर 2 क्वाइन किसी को देते हो तो 10 रुपया हो गया। बहुत आसान है। 3 दोगे 15, इस तरह से। तो तुम देख रहे हो कि सबसे छोटा वैल्यू रुपया का क्या है? तो 5 रुपया है। 2.5 रुपया किसी को दे सकते हो नहीं, यानी कि 5 रुपया इसको एक क्वाइन को आधा तोड़कर नहीं ना दे सकते हो। तो इस तरह से ये कभी इससे कम वैल्यू नहीं हो सकता है। 5 रुपया से कम किसी को तुम अब नहीं दे सकते हो। सबसे छोटा वैल्यू आ गया। जब भी दोगे तो तुम देख सकते हो कि इंटीजर नंबर ये सारा है ना, 1 2 3 4, इसके मल्टीपल में ही दे सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये 5 रुपया को हम यहाँ पर समझ सकते हैं क्वांटम सबसे छोटा वैल्यू। देखो, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान एग्जांपल है, नहीं इसमें तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से चार्ज के साथ भी होता है। किसी बॉडी पर चार्ज अगर आता है तो क्या होता है, देखो जरा। मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पर चार्ज डेवलप करना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? तो निगेटिव चार्ज जाएगा। ये तो पिछले वीडियो में देखा ही है। तो मान लो कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इस पे क्या होगा? क्यू चार्ज मान लो इस पे आता है,
कितना के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, वैल्यू तो पता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं है, मान लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो कितना के बराबर, क्यू प्लस में 2e प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या प्लस 3 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इसी तरह से अगर क्यू n इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो n e के बराबर। सिमिलर दिख रहा था 5 रुपया वाला कहानी। क्या यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू चार्ज का ये है, सबसे मिनिमम वैल्यू, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है किसी बॉडी पे। इस तरह से समझो कि किसी बॉडी से तुम आधा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हो, इतना चार्ज होगा क्या, 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। कितना के बराबर है, 1/2 ई। आधा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब भी इससे बाहर निकलेगा तो मिनिमम का बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उससे कम नहीं निकल सकता है। यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही तो क्वांटम है। फिजिकल क्वांटिटी चार्ज, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी, उसका मिनिमम वैल्यू कितना, ये क्या हो गया क्वांटम। इससे बना है क्वांटाइजेशन। आगे चार्ज जब डेवलप करते हैं तो तुम देख सकते हो मल्टीपल पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से, 1 2 3 नहीं n तक इस तरह से जा रहा है। तो ये समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू चार्ज का है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से निगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करोगे, नहीं इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो Q इज इक्वल टू कितना के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस E। अगर 2 करो तो 2E, 3 करो 3, इसी तरह से और करते जाओ, Q इज इक्वल टू माइनस N E। यानी दोनों को एक साथ लिख सकते हो यहाँ पे, Q प्लस माइनस N E। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो कितना के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के। कैसा मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल। ये n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, तो अभी तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, रिकॉर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैसा, तो इंटीग्रल मल्टीपल। यू किसी बॉडी पर चार्ज है, नहीं यहाँ पे ये ना प्लस माइनस वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से आगे नंबर हो सकता है कुछ भी। कैसा नंबर, तो इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अब बता दो कि किसी बॉडी पर चार्ज Q बराबर 1/2E होगा,
कभी नहीं होगा। आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कभी नहीं होगा। 0.25 ई चार्ज होगा तो कभी नहीं होगा। 7/3 ई होगा कभी नहीं। फ्रैक्शन में यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं रह सकता है, जब भी रहेगा तो इंटीजर नंबर रहेगा। यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसे नोट कर लो। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है। कहना conductor have a charge of 1 कूलम। किसी कंडक्टर पे 1 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये बताना है। यस और नो में इसका जवाब देना है। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम, तो माइनस लेने का जरूरत नहीं है। Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1। P का वैल्यू पता है, n का वैल्यू निकाल लो। n अगर इंटीजर नंबर आ जाए तो तुम बोलोगे कि हाँ 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर फ्रैक्शन में आए तो क्या नहीं करता है। n का वैल्यू निकालना है ना, तो कर दो कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सोल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। अब ये इंटीजर नंबर है या फ्रैक्शन है, ये पॉइंट देखकर गलत नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसको इस तरीका से लिख सकते हो ना, पॉइंट हटाकर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, 0 कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से लेकर 18 तक। तो इस तरह से ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, यस। ये चार्ज क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज इस कंडक्टर पे एग्जिस्ट कर सकता है। ये इंटीजर आ गया, तो आंसर में क्या लिखोगे, यस। ठीक है, तो इसको नोट करो। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, कि चार्ज किसी बॉडी पर कितना के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम के बराबर ये रह सकता है कि नहीं, ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है कि नहीं, ये बताना है। तो इसको तो सोल्व कर ही सकते हो, नहीं सेम क्वेश्चन है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। तो यहाँ Q कितना के बराबर आ गया, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻20। ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करो, क्या आएगा, -20, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 19, ये कितना आया 10⁻⁻1 यानी कि 0.1। ये कैसा है, ये इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा आंसर में, नो। ठीक है, तो इस तरह से नोट कर लो। अब हम जानेंगे चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसी तरह से ये भी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही है क्या होता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर
into one form to another form. एकदम सिमिलर यहाँ भी तुमको चार्ज के लिए दिखेगा। देखो क्या है सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है लिखो। According to this law, charge can neither be created nor destroyed, only it can be transferred from one body to another body. बहुत आसान है, तुम देख सकते हो कि मान लो कि एक सिस्टम है, सिस्टम में दो बॉडी लिया गया है, तो दोनों बॉडी में अभी क्या है, कोई चार्ज नहीं है, Q इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव में, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव में। तो एक बार देखने से तो लगता है कि चार्ज तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कैसे, अगर टोटल चार्ज को तुम देखोगे तो Q इज इक्वल टू 5E माइनस 5E इज इक्वल टू, इस तरह से लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस माइनस 5E। देखो तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 0। पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो चार्ज कंजर्व है, पहले जितना चार्ज था बाद में उतना चार्ज है। लेकिन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी में। तो इस तरह से यहाँ दिखता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल और तुम देख लो कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे गामा रे से हीट कराते हैं, गामा रे। तो ऐसा होने से इससे कुछ पार्टिकल इमिट होता है। कौन सा पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में पता होगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरह से है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्टिकल इमिट हो रहा है, किससे, न्यूक्लियस से एक्सरे के टक्कर के बाद। तुम यहाँ देख सकते हो Q पहले क्या था, इधर कोई चार्ज नहीं था, 0, और इधर जब चार्ज देखते हैं तो कितना के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन है -E, और ये पॉजिट्रॉन है +E, टोटल चार्ज कितना, 0। इस तरह से क्या दिखता है, पहले जितना चार्ज था बाद में भी चार्ज उतना ही है, 0 के बराबर। कंजर्व क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे देखो एक एग्जांपल और, इसका उल्टा करते हो कि अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में क्या करें, कोलिजन करें, इधर से आया इधर से आया, कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन है, ये टक्कर किया, टक्कर करने के बाद क्या इमिट होता है, तो वही गामा रे, जो इधर गामा रे दिख रहा था। यहाँ भी क्या है, अगर टोटल चार्ज इधर बोलो +E माइनस प्लस, दोनों को ऐड करोगे +E और -E, कितना मिलेगा, 0। इधर इधर तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है, Q इक्वल टू 0। इस तरह से एग्जांपल लिया गया है जिसमें तुमको दिखता है कि चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ पे भी चार्ज कितना, 0, यहाँ पे भी चार्ज कितना, 0, कंजर्व है पहले और बाद में, जबकि यहाँ ट्रांसफर चार्ज का दिख रहा है, पूरे सिस्टम का चार्ज क्या, 0। ये
तो इस प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है ये जान लो, पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस का नाम है एनहिलेशन। तो इस तरह से क्या है, चार्ज कंजर्व होता है, नहीं चार्ज को तुम ना बना सकते हो ना उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरह से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, थर्ड नंबर, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। क्या है, चार्ज कहाँ पे पाया जाता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल पे पाया जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही रहेगा, चार्ज मास कभी अलग नहीं हो सकता है। कहीं पे अगर बोला कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज सिर्फ चार्ज नहीं होगा, वो मास के साथ होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक देता हूँ, उससे भी समझ में आएगा कि क्या है चार्ज मास के साथ क्यों है। मान लो कि ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, अब इस पर चार्ज दिया गया है, मान लो पॉजिटिव चार्ज। इसका मास m था। पॉजिटिव चार्ज देने से, पॉजिटिव चार्ज देने से पहले इसका मास क्या था, m था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो इसका मास कुछ घट गया, डेल्टा m से घट गया। ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे कुछ चार्ज निकला, नहीं कुछ चार्ज निकला, सॉरी कुछ इलेक्ट्रॉन निकला। कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास है, नहीं बहुत कम ही मास है। कितना मास है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास है। तो अपने साथ कुछ मास लेकर बाहर निकल गया है, जिसके कारण इसके इस बॉडी के मास में कमी आ गया है। ठीक है, तो ये देखने से पता चलता है कि चार्ज हमेशा मास के साथ रहता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा, अगर इस पे निगेटिव चार्ज दोगे, निगेटिव चार्ज दोगे, पहले मास m था, तो क्या देखा गया, इसका मास डेल्टा m से बढ़ गया है। एकदम समझ में आ गया होगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इस पे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड हो गया है। तो ऐड होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ ना कुछ मास लेकर आ गया, इसके कारण इसमें मास डेल्टा m से बढ़ गया। तो ये देखने से पता चलता है कि चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो, वेयर m इज इक्वल, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी लिया गया है उसका मास है। डेल्टा m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया है उसके बराबर मास, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आया है उसके बराबर मास। ठीक है, और ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नंबर 4, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस only electrical field whereas moving charge produces electrical field as well as magnetic field। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जब चार्ज मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होता ही है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देखो फिगर में, ये मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अब ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहने के कारण ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ना है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हुआ, इसको ई से डिनोट किया गया। ठीक है, रेस्ट में है तो, लेकिन जब मूव करने लगे चार्ज इस तरह से मूव करने लगे तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। ठीक है, तो इस तरह से इस फिगर में दिखाया गया है, मान लो कि क्यू चार्ज है और मूविंग है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होता है। ठीक है, तो तुम नोट कर सकते हो, ये क्या है, ये ब्लैक वाला जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये चार्ज जो है वो कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ऑसिलेटिंग चार्ज produces electromagnetic wave। तो ये क्या है, जब जब चार्ज रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस किया, जब मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया, लेकिन जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, तो ये दो वेव से बना है, इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों से मिलकर एक वेव बना, उसको क्या बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों सेम फेज में, सिंपल भाषा में बोले तो एक साथ। ठीक है ना, देखो फिगर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है।
इसमें दो वेव है, ये इलेक्ट्रिकल वेव को दिखाया गया। मैग्नेटिक वेव ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिकल वेव अगर इस बोर्ड के प्लेन पे है, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे है, तो मैग्नेटिक वेव हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा। कहने का मतलब ये इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है इलेक्ट्रिकल वेव, तो मैग्नेटिक वेव इस तरह से चलेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल वेव ऐसा, तो मैग्नेटिक वेव ऐसा। ठीक है, तो फिगर में दिखाने के लिए थोड़ा तिरछा दिखाना होगा ताकि तुम समझ में आ जाए। ये इस तरह से, ये मैग्नेटिक वेव। ये ब्लैक वाला जो दिखाया गया है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल वेव। और ये ब्लू मैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव एक साथ चलते हैं किसमें? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डेवलप होता है? तो ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण। ठीक है ना, लाइट भी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। इस तरह से चार्ज का प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके एकदम सिमिलर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है? दो मास है, m1 और m2, r डिस्टेंस पे है, तो ये फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them. Directly proportional to force is directly proportional to product of both masses and inversely proportional to a square of distance between them. इस तरह से दोनों को मिलाकर लिखता था m1 into m2 divided by r square। क्या प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट डालता था, इसको क्या कहता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलर ये है नहीं? क्या है इसमें कि तुम मास के को हटाकर चार्ज ले लो तो वो लॉ क्या हो जाएगा? तो कूलम्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कूलम्स लॉ। ये दो पॉइंट चार्ज है, एक को दिया Q1 Q2, ये पॉजिटिव में ले लो, ये निगेटिव में ले लो, दोनों के बीच डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है? तो r का डिस्टेंस ले लो।
ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो फोर्स है इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स और कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। फोर्स का नाम दे सकते हो। ये जो फोर्स है वो किस पे अप्लाई हो रहा है? तो Q1 पे। तो इसका नाम Q1 2 दे सकते हो कि Q1 पर फोर्स किसके कारण अप्लाई हो रहा है? तो Q2 के कारण। इसका नाम क्या दोगे? F21, यानी कि Q2 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके कारण? Q1 के कारण। वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्ब फोर्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम इक्वल है, तो इसको सिंपली हम लोग यह लिख सकते हो। ये मैग्नीट्यूड दोनों का कितना के बराबर है? तो यह के बराबर, ठीक है। तो लॉ लिख सकते हो नहीं? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges। यानी कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q1 माइनस Q2। ध्यान देना यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड को लेकर उसका क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या? निगेटिव साइन जहां पे रहेगा उसको नहीं लेना है। सिंपली लिख सकते हो Q1 इंटू Q2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? क्या इसमें बोला जा रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो डिस्टेंस के स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इसको ले लो, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? कि act always the straight line joining of charge, यानी कि इन दोनों चार्जेज को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी पे हमेशा इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेगा, ठीक है। यानी कि ये फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं रह सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं रह सकता है। जब भी रहेगा तो उसी लाइन पे होगा, उसी लाइन पे होगा जो लाइन दोनों चार्ज को एक दूसरे से मिलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट फोर में क्या है? बहुत ही आसान है। चार्जेस, इसमें क्या है? इज अट्रैक्टिव फॉर अपोजिट अनलाइक नेचर ऑफ चार्जेस। नहीं, यह अट्रैक्टिव, यहाँ अनलाइक लिया गया है, अनलाइक लिया गया है तो फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है, अपोजिट नेचर। एंड रिपल्सिव फॉर सेम नेचर ऑफ चार्जेस, सेम नेचर का चार्जेस यानी दोनों पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सिव होगा, दोनों निगेटिव रहेगा तो भी रिपल्सिव होगा। नहीं, इस तरह से अगर
यहाँ पर लिया जाता प्लस Q1 और यहाँ भी प्लस Q2 लिया जाता, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर और इधर होता। अगर दोनों निगेटिव लिया जाता तब भी फोर्स का डायरेक्शन इसी तरह का होता, रिपल्सिव। तो ये स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया गया है किसके लिए, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट से जो प्रोपोर्शनल का इक्वेशन आया है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, यहाँ कांस्टेंट K, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे K कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लिख देते हैं, where K is equal to कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। को क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इस तरह से ये क्या जान गया, तो कूलम्ब्स लॉ। ध्यान देना, यहाँ पर जो K है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। देखो एक बात समझ लो कि जब तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आया था G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसमें G क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या हुआ कि G का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, कहीं चेंज नहीं होगा, अर्थ पे रहे चाहे मून पे रहे चाहे किसी भी प्लेनेट पे रहे, वो G का वैल्यू सेम ही है। ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग और है कि अगर किसी मीडियम में लिया जाए इन दोनों मास को, चाहे वो वैक्यूम में रहे M1 और M2, चाहे वो वाटर में रहे चाहे किसी मटेरियल में रहे, नहीं मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ कि मीडियम पे G का वैल्यू चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो K का वैल्यू लिया जा रहा है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में कैसा मीडियम है, ऐसा मीडियम है उस पे इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा, K का वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखेंगे कि K का वैल्यू किस तरह से चेंज करता है, नहीं इसको नोट कर लो। इस प्रकार हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके, आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।